नमस्कार सभी लोगों को, उत्कर्ष क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम जान रहे थे और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में मैंने बताया था कि किस प्रकार भूकंपीय तरंगों की सहायता से आंतरिक संरचना के बारे में पता चला। पी तरंगों से तो हमें घनत्व का पता चल जाता है कि कहाँ पर घनत्व ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, क्योंकि पी तरंगों की गति प्रभावित होती है किससे? घनत्व से, ठीक है, डेंसिटी से प्रभावित होती है। और उसके बाद जो दूसरी तरंगें हैं, सेकेंडरी वेव्स या एस तरंगें जिनको हम बोलते हैं, एस तरंगें एक निश्चित दूरी पर जाकर, या ये कहें पृथ्वी की गहराई में 2900 किलोमीटर की गहराई पर जब एस तरंगें विलुप्त हो रही थी, तो उससे हमको ये पता चला कि पृथ्वी का आंतरिक भाग पूरी तरह से ठोस नहीं है, द्रव अवस्था में है। इसी की वजह से वो क्या हो जाती हैं? विलुप्त हो जाती है। तो ये स्थिति यहाँ पर बनती है। अब इसके बाद देखिए, और हम बात करें इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए भूपृष्ठ है, इस तरह से मान लीजिए हम भूपृष्ठ ले लेते हैं। इस तरह से मान लीजिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है। ये मान लीजिए इस तरह से ये स्थिति है। ये महाद्वीप वाला हिस्सा हो जाएगा और ये महासागर वाला भाग हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा? ये महासागर है। ठीक है। अब पृथ्वी के आंतरिक भाग में ये वाला हिस्सा जो होता है वो लगभग कितना होता है? 35 किलोमीटर तक। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना माना जाता है? 35 किलोमीटर तक मान लेते हैं। और ये मान लेते हैं यहाँ पर 750 किलोमीटर। ये कितना मान लिया? 750 किलोमीटर तक। तो मैंने बताया कि भूकंपीय तरंगें कहाँ से मैक्सिमम कहाँ से रहती हैं? 750 किलोमीटर से ही रहती हैं, जैसे भूकंप की स्थिति बनती है ज्वालामुखी की। तो भूकंपीय तरंगें जब यहाँ से उत्पन्न होती हैं और उत्पन्न होने के बाद जो लंबवत सबसे नियरेस्ट पाथ होगा वहीं पर सबसे पहले पहुँचेगी, वहीं पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगें पहुँचती हैं। मान लीजिए इस भाग से यहाँ से कोई तरंग उत्पन्न होती है और ये तरंग सीधी ऊपर की तरफ जाएगी और ऊपर की तरफ जाने के बाद इस हिस्से से टकराएगी, तो ये तो एपिसेंटर कहलाएगा। ये भाग क्या कहलाएगा? एपिसेंटर कहलाएगा। एपिसेंटर कहलाएगा। ठीक है। अब यहां से ये तरंग क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी, वापस जाएगी और इस भाग में जब तक ये रहेगी, मैंने बताया था कि ये तो पी तरंग है। ये क्या है? पी तरंग है। पी तरंग है यहाँ से लेकर यहाँ तक। लौटने के बाद जब तक इस भाग में ये रहेगी, और ये भाग क्या है? महाद्वीपीय। ये क्या है? महाद्वीपीय क्रस्ट है। महाद्वीपीय क्रस्ट, महाद्वीपीय क्रस्ट है, महाद्वीपीय क्रस्ट है। और ये क्या है? ये महासागरीय क्रस्ट है। महासागरीय क्रस्ट, ये क्या कहलाता है? महासागरीय क्रस्ट कहलाता है। ठीक है। अब महासागरीय क्रस्ट कौन सी चट्टानों का बना होता है? तो आपको पता होना चाहिए महासागरीय क्रस्ट किसका बना होता है? बेसाल्ट का बना होता है, बेसाल्ट चट्टानों का। और महाद्वीपीय क्रस्ट किसका बना होता है? ग्रेनाइट का बना होता है, ग्रेनाइट चट्टानों का बना होता है। अब यहाँ से पी तरंगें ऊपर टकराने के बाद जब लौटती हैं और जब तक ये ग्रेनाइट की चट्टानों में रहती हैं, तो इसके बारे में जो पता लगाया, तो यहाँ पर इन चट्टानों को नाम क्या दे दिया? यहाँ पर इन तरंगों को नाम क्या दे दिया? पीजी। यहाँ पर ये क्या कहलाएगी? पीजी तरंगें कहलाएगी, पीजी। ठीक है। अब यहाँ से यही तरंगें अगर इसमें प्रवेश कर जाती हैं, मतलब महासागरीय क्रस्ट के नीचे आ जाती हैं, तो इसका नाम बदलकर यहाँ पर क्या हो जाएगा? पी स्टार हो जाएगा, पी स्टार। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ से दूसरी प्रकार की तरंगें आती हैं। मान लीजिए यहाँ से एस तरंगें आई, एस तरंगें,
और एस तरंगें इसके बाद पहुंचने के बाद जब ये तरंगें भी रिफ्लेक्ट होगी तो इस तरह से रहेगी। तो जब तक ये ग्रेनाइट की चट्टानों पर रहेगी, ग्रेनाइट की चट्टानों के अंदर ये पाई जाएगी, तो इसको हम क्या बोल देंगे, यहाँ पर ये क्या कहलाएगी, यहाँ पर ये PG कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पर इसको मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ पर ये क्या कहलाएगी, ये SG कहलाएगी। ठीक है, और जैसे ये महाद्वीपीय क्रस्ट के नीचे आ जाएगी तो इसका नाम बदलकर क्या हो जाएगा, S स्टार हो जाएगा। तो ध्यान रखना PG और SG कहाँ पर पाई जा रही हैं, महाद्वीपीय क्रस्ट में पाई जा रही हैं, और P स्टार और S स्टार कहाँ पर पाई जा रही हैं, महासागरीय क्रस्ट में पाई जा रही हैं। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती है, ये स्थिति यहाँ पर है, तो इसके नाम इसी तरह से दिए गए हैं। तो इस तरह से ये नामकरण यहाँ पर आपका लिया गया है कि कहाँ पर कौन सी स्थिति बनती है। तो P स्टार और S स्टार इस तरह की स्थिति बनती है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो ये तो और जगह भी जाती हैं, इधर की तरफ अंदर की तरफ जैसे देखेंगे तो ये मान लीजिए यहाँ पर 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर, और उसके बाद ये मान लीजिए 6374 किलोमीटर है, अंतरतम भाग है। ठीक है, अब ये जो महाद्वीपीय, ये जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होती हैं या यहाँ से किसी और भी तरफ जाती, मान लीजिए इस जगह से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं यहाँ से, तो ये तरंगें इधर भी जाएंगी, इधर भी जा रही हैं तो इधर भी जाएंगी, चारों तरफ जाती हैं। और यहाँ से जब ये तरंगें इधर जाएगी तो जाहिर सी बात है ये तरंग तो क्या होगी, इस तरह से पूरा पार करते हुए चली जाएगी। ठीक है, लेकिन ये जो तरंग है दूसरी वाली S तरंग जो है, ये तरंग यहाँ पर आकर क्या हो गई, विलुप्त हो गई। S तरंग यहाँ पर क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, ये इधर की तरफ चलेगी। अब यहाँ से मान लीजिए इसकी स्पीड भी देख ली जाए, स्पीड के आधार पर भी देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक स्पीड है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो इधर की तरफ इसकी गति में वृद्धि भी हो रही है, क्योंकि अंदर की तरफ माध्यम क्या हो जाता है, ज़्यादा सघन होता चला जाता है। तो इस तरह से भी इनको समझ सकते हैं। तो मेरा ये समझाने का मतलब क्या था, PG SG और P स्टार S स्टार की स्थिति क्या है। P स्टार और S स्टार कहाँ पर हैं, महासागरीय क्रस्ट के नीचे हैं, बेसाल्ट चट्टानों में ये पहचानी गई। जबकि SG और PG कहाँ पर रहती है, महाद्वीपीय क्रस्ट के नीचे रिफ्लेक्ट करके दिखाई देती हैं। तो ये ध्यान रखना है, G इनका नाम ग्रेनाइट के कारण ही पड़ा है, ग्रेनाइट के कारण। तो PG और SG की खोज आपको मैंने पहले भी शायद बताया होगा, क्रोशिया में की गई थी। क्रोशिया की कुल्पा घाटी में एक भूकंप आया था 1909 में। 1909 में एक क्रोशिया शहर है, उसमें वहाँ पर एक घाटी पड़ती है, कुल्पा घाटी या कूपा घाटी इसको बोलते हैं। वहाँ पर भूकंप जब आया तो यहाँ पर जब इन तरंगों को खोजा गया तो इससे पता चला कि ये जो तरंगे हैं, ये इन तरंगों को एक अलग से नाम दे दिया जिसका नाम पड़ गया PG और SG। तो यहाँ पर ये पता लगाया कि ये जो तरंगे हैं, इन तरंगों की स्थिति क्या है कि P और S तरंगों के अलावा है, अलावा इनकी स्थिति थी, तो इसलिए इनका नाम PG और SG करके नाम रख दिया गया। ठीक है, तो किसने खोजा था, ये जेफरीज के द्वारा खोजा गया। तो पहले हम बात कर लेते हैं PG और SG, PG तथा SG तरंगे। ठीक है, तो PG और SG तरंगों की देखिए हम बात करें तो PG और SG तरंगें जो हैं, लिख लेना यहाँ पर, 1909 में क्रोशिया की कुल्पा घाटी में आए भूकंप के उपरांत P तथा S
तरंगों के अलावा, P तथा S तरंगों के अलावा अलग प्रकार की तरंगें खोजी गईं। अलग प्रकार की तरंगें जेफरीज द्वारा खोजी गईं, जिसका नाम, या जो तरंगें खोजी गईं जो 2.7 घनत्व की ग्रेनाइट चट्टानों में पाई जाती हैं। ग्रेनाइट चट्टानों में पाई गई, इसलिए इनका नाम PG तथा SG रखा गया। ये ध्यान रखें बस, कब खोजी गई, किसने खोजी और कहाँ पर खोजी। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें, और कितने घनत्व में चलती हैं ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो कम घनत्व वाले चट्टानों में ये पाई जाती है। इसके बाद हम बात करें दूसरे तरह की तरंगों की, जिसको हम बोलते हैं क्या, P स्टार और S स्टार। तो P स्टार और S स्टार तरंगों की खोज आपको पता ही था, मैंने कोनार्ड के द्वारा खोजी गई। कोनार्ड जब टॉर्न में एक जगह पड़ती है, टॉर्न में जो भूकंप आया उसकी खोज कर रहे थे, तो कोनार्ड महोदय ने ये पाया कि P तरंगें और PG तरंगों के बीच में एक और भी अलग प्रकार की तरंगें पाई जाती है, जिनको नाम दे दिया P स्टार और S स्टार। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखें। नेक्स्ट देख लें आगे, P स्टार तथा S स्टार तरंगें। P स्टार तथा S स्टार, ठीक है, ये दो तरंगें और हैं। तो लिख लेना यहाँ पर 1923 में, 1923 में टॉर्न में आए भूकंप, टॉर्न में आए भूकंप से कोनराड महोदय ने P तथा PG एवं S तथा SG तरंगों के मध्य एक अलग प्रकार की तरंग का पता लगाया, जिसे P स्टार S स्टार कहा गया है। P स्टार तथा S स्टार कहते हैं। तो ध्यान रखें, इस तरह की स्थिति यहाँ पर रहती है P स्टार और S स्टार को लेकर। ठीक है, तो P और PG के बीच में एक और तरंग आ गई, जिसको हमने P स्टार ने दिया। S और SG के बीच में एक और तरंग आ गई, जिसको S स्टार नाम दे दिया गया। अब तीसरी एक और हम तरंग की बात कर लेते हैं। हमने P तरंगों की बात कर ली, हमने S तरंगों की बात कर ली। अब तीसरी तरंग है जिसको हम बोलते हैं L तरंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग डाल लें आप लोग, L तरंगे। L तरंगे, ठीक है। L तरंगे को नाम आपको पता ही है, किसने खोजकर्ता कौन था, HD लव। ठीक है, तो इसके नाम पर इसको क्या बोलते हैं, HD लव के नाम पर इन्हें
लव तरंगे कहते हैं, लव तरंगे भी कहते हैं। तो ये लव तरंगे भी कहलाती हैं, नाम ध्यान रखें, ठीक है। दूसरा, ये कैसी तरंगे हैं? धरातलीय तरंगे हैं, धरातलीय। अप्रत्यक्ष तरंगे हैं, अप्रत्यक्ष तरंगे हैं, अप्रत्यक्ष तरंगे भी कहलाती हैं, ठीक है, अप्रत्यक्ष तरंगे कहलाती हैं। और एक और चीज ध्यान रखें, ये तरंगे कैसी हैं? विनाशकारी तरंगे भी कहलाती हैं, विनाशकारी तरंगे, विनाशकारी तरंगों के नाम से भी जानी जाती हैं, क्योंकि भूपृष्ठ पर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं विनाशकारी तरंगे। इसके अलावा इनकी स्पीड जो होती है, गति जो होती है, ध्यान रखना कैसे होती है, 2 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं, तो सबसे धीमी गति से चलती हैं। और ये तरंगे ध्यान रखना लहरदार, मान लीजिए तरंगों की स्थिति कैसी होती है, ऐसे चलती हैं, ये लहरनुमा चलती हैं। लेकिन अगर चट्टानें बहुत कठोर आ जाएं तो ये ध्यान रखना इस प्रकार से हो जाती है, इस प्रकार से भी हो जाएगी। इसी कारण ध्यान रखना यहाँ तक तो इनको एल तरंगे बोल देते हैं। अगर ये इस तरह से रिले इस तरह से चलने लगती हैं तो ये फिर आर तरंगे कहलाती हैं। कैसे कहलाती हैं? आर तरंगे। तो रिले के नाम पर इसको नाम क्या दे दिया गया? आर तरंगे भी। तो एल तरंगे ही अगर कठोर चट्टानों में प्रवाहित होती हैं तो इन तरंगों की जो आवृत्ति है वो इस तरह से हो जाती है, इसलिए इनको आर तरंगे या रेले तरंगे के नाम से भी जाना जाता है, रेले तरंगे। रेले तरंगे भी इनको बोल देते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखें, लव तरंगे सबसे धीमी गति से चलती हैं और ध्यान रखना केवल क्या चलती हैं? अर्थ क्रस्ट में प्रवाहित होती हैं, क्रस्ट में प्रवाहित होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखें। और पी और एस तरंगों का परिणाम है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष बोलते हैं। मतलब प्रत्यक्ष रूप से ये जमीन के नीचे से या भूगर्भ से नहीं निकलती हैं, ऊपरी सतह पर ये पाई जाती हैं, ठीक है। और लहरनुमा चलती हैं। कैसे चलती हैं? लहरनुमा, लहरनुमा या जिगजग, जिगजग भी बोलते हैं इंग्लिश में, जिगजग। तो जिगजैग इनकी गति होती है, इस तरह से ध्यान रखें। तो ये 3 प्रकार की तरंगे हो गई। कैसी हो गई? 3 प्रकार की तरंगे हो गई। अब इन तरंगों की प्रकृति से, इन तरंगों की प्रकृति के आधार पर क्या किया कि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने फिर अपने अपने सिद्धांत दिए कि पृथ्वी का आंतरिक भाग किस प्रकार से हो सकता है। अब इन तरंगों की प्रकृति के आधार पर देखें तो देखिए, इन तरंगों की प्रकृति से ये तो पता चल गया कि भूपृष्ठ की ऊपरी भाग जो है वो बहुत कम घनत्व वाली चट्टानों से निर्मित है, क्योंकि यहाँ पर इनकी गति सबसे धीमी थी। उसके बाद नीचे नीचे घनत्व क्या होता है? बढ़ता चला जाता है, और एक स्थान ऐसा आता है जहाँ पर एस तरंगें गायब हो जाती हैं, तो वो भाग कैसा कहलाएगा? वहाँ से द्रव अवस्था शुरू हो जाती है। एस तरंगें विलुप्त हो गई तो द्रव है, और फिर से पी तरंगों की गति में वृद्धि हो गई तो फिर से ये भाग कैसा कहलाता है? ठोस भाग कहलाता है। इस आधार पर, इस तरह से इन भूकंपीय तरंगों के आधार पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के लिए अपने अपने मॉडल दिए हैं। जैसे स्वेस ने अपना रासायनिक संरचना के आधार पर दे दिया है। इसी तरह से आप देखेंगे डॉली का मत आपका आता है, होम्स का मत आता है, और इन सारे के सारे मतों को मिलाकर एक आधुनिक मत आता है, तो फिर इसकी पूरी की पूरी सही स्ट्रक्चर आपका आ जाता है, असली संरचना यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे अलग अलग मत, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित
मत। तो संबंधित लोगों के क्या है, थ्योरीज हैं, सिद्धांत हैं, मत हैं, संकल्पनाएं हैं, वो आपकी आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वेस। स्वेस के अनुसार अब स्वेस ने क्या किया है कि स्वेस ने रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक संरचना का वर्णन किया है। रासायनिक संरचना के आधार पर, ठीक है। अब रासायनिक संरचना के आधार पर इसने क्या किया, ठीक है, ध्यान रखें, किसके आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर। रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन इसने किसके आधार पर किया है, ठीक है, इसने अपना इसका वर्णन जो किया है वो, ठीक है, तो रासायनिक संरचना के आधार पर। तो सिंपल सी बात अगर यहां पर देखा जाए तो इसने क्या किया कि सारे के सारे विद्वानों ने, चाहे वो स्वेस हो, जेफरीज हो, कॉनराड हो या आपका होम्स हो, सारे के सारे विद्वानों ने जो अपने अपने मत दिए हैं, उन्होंने ये माना है कि भूपृष्ठ में ऊपर परतदार चट्टानों की एक परत पाई जाती है। अवसादी चट्टानों की या परतदार चट्टानों की क्रस्ट है, उसके अलावा जो पार्ट है वो अलग अलग है। तो इन्होंने 3 भागों में इसको विभाजित किया, 3 पार्ट में इसने विभाजित किया है। तो ध्यान रखना, ऊपर तो क्रस्ट आ जाएगा, क्रस्ट आ जाएगा, टेक्निकल टर्म क्रस्ट ही ध्यान रखना है आपको। भूपरपट्टी भले ही मत ध्यान रखना, लेकिन क्रस्ट जरूर ध्यान रखना। क्रस्ट ही ज़्यादातर लिखा रहता है, लेकिन शुद्ध हिंदी में इसको भूपरपट्टी बोलते हैं। तो इस तरह ध्यान रखें। क्रस्ट के अलावा इसने क्या किया है, ऊपर से नीचे जैसे जैसे तत्व पाए जाते हैं उस आधार पर इसने 3 भागों में विभाजित किया है। जैसे इसके जस्ट बाद इसने बताया कि क्रस्ट के नीचे क्या है, क्रस्ट के नीचे सियाल है, सियाल के नीचे सीमा है, और सीमा के बाद क्या है, यहाँ पर नीफे आता है। सीमा के बाद क्या आ जाता है, नीफे। तो इस तरह से इसने विभाजित किया है इसको 3 भागों में। क्रस्ट के अलावा 3 पार्ट में इसने विभाजित किया है, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए इसको, स्वेस का मत। यहाँ पर देखिए स्वेस के अनुसार, डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो स्वेस के अनुसार पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो कुछ इस प्रकार की है। जैसे ये तो मान लीजिए भूपरपट्टी है, ये महासागर महाद्वीप वाली स्थिति हो जाएगी, और यहाँ पर ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है, पृथ्वी का आंतरिक भाग। थोड़ा बड़ा बना देते हैं इसको। इसी से आप सारी चीज़ें लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो ये वाला भाग तो मान लीजिए इस तरह से भूपरपट्टी वाला हिस्सा हो जाएगा। ये तो सब लोगों ने क्या माना है, परतदार चट्टानों वाला हिस्सा माना है। तो ये क्या है, परतदार चट्टानें हैं, परतदार चट्टानें, ठीक है। परतदार चट्टानों को माना है। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, इसको 3 भागों में इस तरह से विभाजित कर लिया है। ये वाला भाग क्या कहलाता है, ये सियाल कहलाता है, ये सीमा कहलाता है, और अंतरतम भाग क्या कहलाएगा, नीफे कहलाएगा, ठीक है। सियाल, सीमा और नीफे। अब इन्होंने बताया कि जो सियाल है उसका घनत्व क्या होगा, कम होगा, इसका घनत्व क्या होगा, कम घनत्व होगा, और इसका जो घनत्व जो माना है इन्होंने लगभग 2.7 से लेकर कितना माना है, 4.7 तक, 2.7 से 3 तक, इसमें इसका जो घनत्व कितना है 2.7 से लेकर
3 तक इसका घनत्व माना गया है। ठीक है, सीमा की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने 3.0 से लेकर 4.7 तक का घनत्व इन्होंने माना है। और नीफे की बात करें तो इसने घनत्व कितना बताया है, 11। डेंसिटी कितनी बताई है, 11 डेंसिटी। अब स्याल किन किन पदार्थों से मिलकर बना है, तो देखिए स्याल, ये वाली परत किसकी बनी हुई है, ये वाली परत जो है वो सिलिका तथा एल्यूमिनियम, सिलिका और एल्युमिनियम जैसे तत्वों से बनी हुई है। मध्यवर्ती परत जो है इसी को बाद में क्या बोला गया है, मेंटल बोला गया है। ये आपका क्रस्ट है, मेंटल है, और ये क्या कहलाता है, कोर कहलाता है। सीमा वाला पार्ट जो है ये किससे बना हुआ है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है। और नीफे की बात करें तो नीफे से नी से हो जाएगा निकिल और एफ से हो जाएगा फेरस, या इसके क्या बोल देंगे, लोहा हो जाएगा, फेरस या लोहा। ठीक है, तो सबसे भारी तत्व कहाँ है, नीचे की तरफ है, इसी वजह से इनका घनत्व क्या है, ज़्यादा घनत्व यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये स्थिति यहाँ पर बनती है कि क्या इसको लेकर, तो ये परतदार चट्टानों के अलावा ये 3 पार्ट में डिवाइड हैं, स्याल, सीमा और नीफे। लिख लीजिए इसको फटाफट से। ठीक है, तो ये स्थिति इन्होंने मानी है, या इसको किलोमीटर में भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ये 50 किलोमीटर तक इन्होंने माना है, तो ये वाला भाग जो है 50 से 300 किलोमीटर तक है, ये 2900 किलोमीटर तक है, और ये 6374 किलोमीटर तक माना गया है। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। तो ये ध्यान रखें, केवल किसका मत है, स्वेस के अनुसार। तो स्वेस ने क्या है कि परतदार चट्टानों के अलावा इसको 3 भागों में बांटा है, स्याल, सीमा और नीफे। स्याल, सीमा और नीफे 3 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह की स्थिति बनती है। तो इसको बना लिए फटाफट, या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, तो इस तरह की स्थिति बनती है इसको लेकर। अब देखिए हम बात करें, अगला जो मत आता है वो मत है आपका डॉली का। ठीक है, यह डाली का मत कहलाता है। तो नेक्स्ट देख लें, डाली के अनुसार दूसरा डाली के अनुसार, तो डाली के अनुसार हम बात करें तो इसने क्या किया है, घनत्व के आधार पर विभाजित किया है, डेंसिटी के आधार पर इसने परतों को विभाजित किया है, घनत्व के आधार पर इसने परतों को बांटा है। ठीक है, तो 3 परतें इसने ली हैं, 3 परतें। तो ध्यान रखें, डाली ने घनत्व के आधार पर, घनत्व के अनुसार पृथ्वी, घनत्व के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को, आंतरिक संरचना को 3 भागों में, 3 भागों में बांटा है। तो 3 भागों में इसने विभाजित कर दिया है। तो सबसे पहले बाहरी परत कहलाती है, आउटर जोन इसने बोला है, और आउटर जोन में इसने बताया कि खासकर सिलिकेट पदार्थों से बनी हुई है,
और सिलिकेट मतलब रेत से बना होगा तो इसका घनत्व कैसा होगा, कम होगा, तो इसका घनत्व इसने 3 माना है। ठीक है, तो पहली इसने लिखी है आउटर जोन या बाहरी परत, बाहरी परत। तो बाहरी परत में इसने बोला है कि ये किससे बनी है, सिलिकेट, सिलिका से बनी है, सिलिकेट के पदार्थों से निर्मित, पदार्थों से निर्मित है। ठीक है, दूसरी चीज सिलिकेट के पदार्थों से, दूसरी इसने इसके बात की है कि इसका जो घनत्व है सबसे कम है, कितना है, 3 है, 3.0 GCM3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब इसने घनत्व बताया है। और इसकी जो मोटाई जो बताई है वो आपकी कितनी है, लगभग 1600 किलोमीटर तक, 1600 किलोमीटर तक इसकी मोटाई के बारे में बात की है। इसके बाद हम बात करें मध्यवर्ती परत। ठीक है, कम घनत्व वाला है ये सबसे ऊपर। दूसरी हम बात करें मध्यवर्ती परत, मध्यवर्ती परत या इंटरमीडिएट जोन। अब इस इंटरमीडिएट जोन की बात की जाए तो इंटरमीडिएट जोन में डॉली के द्वारा ये बताया गया है कि इसका घनत्व जो है वो 4.5 से लेकर 9 तक है। घनत्व कितना है, 4.5 से लेकर 9 तक। तो लोहे और सिलिकेट से बनी हुई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना किससे बनी हुई है, लोहा, लोहे तथा सिलिकेट पदार्थों से निर्मित, पदार्थों से निर्मित है। ठीक है, और ये ध्यान रखना इसका घनत्व इसने कितना बताया है, 4.5 से लेकर 9 तक GCM3। तो घनत्व इसका 4.5 से लेकर 9 तक का घनत्व बताया है, 4.5 से लेकर 9 तक। उसके बाद इसने तीसरी परत की बात करी है जिसको बोलते हैं केंद्रीय परत, केंद्रीय परत या सेंट्रल जोन की बात की है। और सेंट्रल जोन का जो नीचे जो भाग है वो ठोस बताया पूरी तरह से। और ये कैसा बोला है इसने कि ये पूरी तरह से लोहे से बनी हुई है जिसका घनत्व जो है वो आपका 11.6 तक बताया है। ठीक है, तो ध्यान रखें तीसरी परत की जो बात इसने की है इसको बोलते हैं केंद्रीय परत, सेंट्रल जोन, केंद्रीय परत। और ये लोहे, पूर्णतः लोहे से बनी है, पूर्णतः लोहे से निर्मित, लोहे से निर्मित है। और इसका घनत्व सर्वाधिक है, घनत्व सबसे ज्यादा है, 11.6 तक इसके घनत्व की बात की है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि वैज्ञानिक ने क्या क्या बोला है। तो उसने भी 3 में विभाजित किया था और इसने भी 3 पार्ट में ही विभाजित किया है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट है होम्स का। एक और थोड़ा सा जान लेते हैं होम्स। होम्स ने भी अपना, होम्स के अनुसार, तो होम्स ने क्या कहा है कि जो ऊपरी भाग है, चट्टानों वाला भाग जो हमको दिखाई देता है जिसको क्रस्ट बोलते हैं, ये चट्टानों से निर्मित है। तो इसने इसको क्या बोल दिया, लिथोस्फीयर बोल दिया। लिथोस्फीयर इसको नाम दिया गया है। लिथोस्फीयर के नीचे चट्टानें क्या होती हैं कि नीचे नीचे जाते तापमान बढ़ जाता है। तो लिथोस्फीयर के नीचे जो चट्टानें आपकी पाई जाती हैं वो चट्टानें प्लास्टिक फॉर्म में पाई जाती हैं। मतलब तापमान इतना ज़्यादा होता है कि ना तो वो द्रव अवस्था में कन्वर्ट हुई हैं और ना ही ठोस अवस्था में, कमजोर या प्लास्टिक या मुलायम चट्टानें पाई जाती हैं। इसके कारण इसने नाम दे दिया उसको एस्थीनोस्फीयर नाम दे दिया गया है। उसके बाद जो चट्टानें पाई जाती है उसको मीजोस्फीयर, और मीजोस्फीयर के बाद वाला जो भाग है या जो केंद्रीय भाग है उसने इसको नाम दे दिया पायरोस्फीयर। तो इस तरह से इसका होम्स का क्लासिफिकेशन देखा जाए
तो इसने क्या किया है, इसको एक तरह से 4 भागों में बांट दिया है। तो जो ऊपरी क्रस्ट सब परतदार चट्टानों की बोल रहे थे, तो परतदार चट्टानों को इसने क्या नाम दे दिया है, लिथोस्फीयर का नाम दे दिया है। लिथोस्फीयर की नाम बात आती है। तो होम्स के अनुसार देखिए, होम्स की यहाँ पर हम बात करें तो होम्स ने इसको विभाजित कर दिया है इस तरह से। एक डायग्राम के थ्रू थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसे समझ लेते हैं, होम्स का यहाँ लिख देता हूं मैं, होम्स के अनुसार। तो होम्स के अनुसार देखिए समझा जाए तो ऐसे समझ लेते हैं इसको। ये मान लीजिए पृथ्वी का आंतरिक भाग है, इस तरह से यहां पर ये इस तरह की स्थिति है, और यहाँ पर क्या है, महाद्वीप है, ऊंचे ऊंचे महासागर हैं, इस तरह की स्थिति है। ठीक है, तो ये भाग आपका इस तरह से दिखाई देता है, जिसमें महाद्वीप और महासागर वाला भाग है। ठीक है, यहाँ पर महासागर है, ये जल भरा हुआ है, ये महासागर ले लेते हैं इस तरह से। ठीक है, अब ये स्थिति यहाँ पर बनती है, और उसके बाद इसको थोड़ा सा हम विभाजित कर लेते हैं। तो यहाँ पर लगभग मान लेते हैं 750 किलोमीटर, यहाँ तक हम मान लेते हैं 5150, और ये है 6374। तो ये वाली जो गहराई है, ये महाद्वीप और महासागर में अलग अलग होती है। महाद्वीपों पर इसकी मोटाई सबसे ज़्यादा होती है। तो इसको देखिए हमने मान लिया कितना, 35 किलोमीटर तक, 30 से 35, इसको मान लिया कितना, 750 किलोमीटर तक, इसको मान लिया 5150 तक, या इसको इस तरह से मानिए, ऐसे लेते हैं 750, ये 750 किलोमीटर तक हो गया, ये 2900 किलोमीटर तक हो गया, और ये 5150 किलोमीटर तक, और ये 6374 किलोमीटर तक। ठीक है, तो इस तरह की स्थिति को यहाँ पर अगर आप समझेंगे, इस तरह की स्थिति को यहाँ पर समझें, तो इसको ऐसे बांट देते हैं। ये वाला जो भाग है, यहाँ पर आपको पता ही है कि 750 किलोमीटर के आसपास तापमान ज़्यादा तरंग का रूप ले लेता है। तो यहाँ से, इस भाग से लगातार क्या होता है, यहाँ से गर्म मैग्मा ऊपर उठता है, और गर्म मैग्मा ऊपर उठने के बाद इस भाग से टकराएगा, और टकराने के बाद फिर वापस आएगा। इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, संचलन होता रहता है। इस तरह से लगातार इस तरह से गति यहाँ पर होती रहती है। तो इस भाग में मैग्मा इस तरह से संचरित करता रहता है। तो ये भाग किस में पाया जाएगा, प्लास्टिक फॉर्म में पाया जाएगा, और यही जब तोड़ के ऊपर आ जाता है तो ज्वालामुखी के रूप में दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये क्या किया गया इसके द्वारा, तो इसने ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, इसको क्या बोल दिया, लिथोस्फीयर बोल दिया, लिथोस्फीयर। ठीक है, या स्थल मंडल नाम दे दिया, स्थल मंडल। ठीक है, अब ये तो कठोर चट्टानों से निर्मित है, ये महाद्वीप है और ये महासागर है। उसके नीचे का भाग आप देख रहे हैं, यहां पर लगातार मैग्मा का संचरण हो रहा है। तो यहां पर जो चट्टानें कैसी होगी, वो प्लास्टिक फॉर्म में पाई जाती है, पिघली हुई अवस्था में पाई जाती है। तो ये वाला भाग है, इसने इसको नाम दे दिया क्या, एस्थीनोस्फीयर। इसको नाम क्या दिया है, एस्थीनोस्फीयर या दुर्बल मंडल, दुर्बल मंडल नाम दिया है। ठीक है, उसके बाद यहां से लेकर यहां तक ये वाला जो भाग है, इस भाग को इसने नाम दे दिया है क्या, मध्य मंडल या मीजोस्फीयर। क्या नाम दिया है, मध्य मंडल या मीजोस्फीयर। और सबसे निचला भाग जो है, ये वाला भाग है, इसने इसको नाम दे दिया है बेरीस्फीयर या पायरोस्फीयर, पायरोस्फीयर, या इसी को केंद्रीय मंडल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं,
केंद्रीय मंडल, केंद्रीय मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसने अलग अलग नाम दे दिया इस प्रकार से। तो यहाँ से ध्यान रखना है कि किस प्रकार से इसने इसको विभाजित किया है। तो ये स्थिति आपको ध्यान रखनी है। ये मध्य मंडल कहलाएगा, एस्थीनोस्फीयर, उसके ऊपर क्या है, लिथोस्फीयर है, ये केंद्रीय मंडल है। तो ये होम्स के अनुसार आपको चीज़ों को ध्यान रखना है कि होम्स ने किस प्रकार से ये वर्गीकरण यहाँ पर किया है। होम्स का वर्गीकरण आपको इसी तरह से ध्यान रखना है, स्थल मंडल, बैरी स्फीयर, इस तरह से। क्लियर है? तो बना ली इसको फटाफट से। ठीक है। अब ये जो सारे के सारे मत दिए गए लोगों के द्वारा, इन सब को मिलाकर फिर IUGG के अनुसार, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स, उसके द्वारा आधुनिक मत दिया गया। अब हम असली संरचना पर आ जाते हैं कि कहाँ पर कौन सी चट्टान आपकी, या किस तरह से इसको विभाजित किया है। ये तो इसी तरह से ध्यान रखने हैं। अब हम बात कर लेते हैं आगे आधुनिक मत। आधुनिक मत, और आधुनिक मत जो है मॉडर्न थ्योरी, और मॉडर्न थ्योरी ने क्या किया, वैज्ञानिकों का एक समूह बनाया, और इस अंतरराष्ट्रीय संस्था का नाम आपने सुन ही रखा होगा, IUGG। IUGG की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं भूमापी। जियोडेसी माने होता है भूमापी विज्ञान, भूमापी तथा भूभौतिकी, भूमापी तथा भूभौतिकी विज्ञान का अंतरराष्ट्रीय संघ, अंतरराष्ट्रीय संघ। ठीक है, तो जो IUGG है, IUGG ने नेक्स्ट देख लेना, IUGG के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो IUGG के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार है उसको जान लेते हैं। और यही आपको ध्यान रखना है, यहीं से पूछा भी जाता है। ठीक है, और यह सब किसके आधार पर तय किया है, भूकंपीय तरंगों के आधार पर तय किया है। जहां से तरंगों की प्रकृति बदल जाती है, तरंगों की गति में परिवर्तन आ जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिसकॉन्टिन्यूटी बोल देते हैं, या असंबद्धता। मान लीजिए भूकंपी तरंग एक निश्चित गति से चल रही हैं, अचानक से उनकी स्पीड में क्या हो गई, गति में परिवर्तन आ गया, तो उसी स्थान को क्या बोला गया, असंबद्धता बोला गया है। और ऐसा तो है नहीं कि एक पतली से एक लाइन खींची हो, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, और बहुत बड़े क्षेत्र में जब भूकंपी तरंगें डिस्टर्ब हो जाती हैं तो वहीं से इनके नाम पड़े हैं। जैसे ऊपर आप देखें, महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट, मतलब ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को अलग करने के लिए PG और SG तरंगों का इस्तेमाल किया था हमने। तो PG और SG तरंगों की खोज किसने की थी, PG और SG तरंगों की जो खोज की गई थी उसे नाम पर, इसका नाम पर क्या पड़ गया, कोनार्ड के नाम पर दे दिया, क्योंकि कोनार्ड ने ही बताया था P स्टार S स्टार तरंगों के बारे में, तो उसी महोदय के नाम पर इसका नाम कोनार्ड असंबद्धता बोल देते हैं।
तो इस तरह से इसको अलग अलग पार्ट में विभाजित किया गया है। तो देखिए कैसे समझ लेते हैं इसको। नेक्स्ट पेज पर हम आ जाते हैं आगे। एक डायग्राम बना लेते हैं बड़ा सा, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए एक डायग्राम मैं इस तरह से बना देता हूं, भूपृष्ठ का ये महाद्वीप वाला हिस्सा हो जाएगा, महासागर, इस तरह से ये महासागर हो गया। एक तो ये स्थिति यहां पर बन जाएगी, ठीक है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखें इसको। उसके बाद एक यहां पर ये वाला भाग हो गया, इसको और इसको अलग करने वाला। उसके बाद यहां से ठीक है इस तरह से उसको विभाजित कर लेते हैं। ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को हम बांट देते हैं, या असंबद्धता है तो उसको डबल में लिख देता हूं, मेरे को ऐसे कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद ठीक है, तो ये क्रस्ट वाला भाग है, ये मेंटल वाला भाग है, और ये क्या हो जाएगा, कोर वाला भाग हो जाएगा। तो देखिए इसी भाग की हम बात करें, संपूर्ण रूप से ये इसी तरह से है, ठीक है। 3 भाग में ये विभाजित है, यहां से लेकर यहां तक क्या है, क्रस्ट है। यहां से यहां तक क्या है, मेंटल है या प्रवार है, प्रवार बोलते हैं। और यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, क्रोड हो जाएगा या कोर। मेंटल MENTLE और क्रस्ट, ठीक है। ये स्थिति यहां पर बनेगी। अब ऊपरी भाग की हम बात करें, ऊपरी हिस्से की हम अगर बात करते हैं तो इसको अलग करने वाला क्षेत्र आपका हो जाएगा ये वाला जो पार्ट है। यहां पर जो घनत्व है, इस वाले भाग का घनत्व कितना था, 2.7 था। इसका घनत्व 2.7। यहां पर घनत्व कितना आ गया, 3.1 वाला घनत्व आ गया। और आपको बताया ही था मैंने, इस भाग में तरंग कौन सी थी, PG और SG थी, और ये यहां पर आगे थी तो क्या हो गया था, P* और S* के रूप में जानी गई, ठीक है। अब P* और S* के बारे में जो बात यहां पर बताई, इसको अलग करने वाली लाइन, तो ये किसने बताई थी, ये बताई थी कोनार्ड महोदय ने। तो इसको हम क्या बोल देंगे, कोनार्ड असंबद्धता बोल देंगे। एक ही नाम में लिख रहा हूं, कोनार्ड असंबद्धता। ऊपर मैं लिख देता हूं असंबद्धता, असंबद्धता कहा जाता है इसको, ठीक है। कोनार्ड असंबद्धता कहलाएगी। उसके बाद क्रस्ट को मेंटल से अलग करने के लिए एक और वैज्ञानिक आ गया, उसके नाम पर इसका नाम पड़ गया मोहोरोविक। मोहोरोविक असंबद्धता कहलाएगी, ठीक है। अब मेंटल में भी बीच में से एक भाग आपका और दिखाई देता है, ठीक है। जैसे ये भाग दिखाई दे रहा था, इस क्रस्ट को भी हम विभाजित कर सकते हैं। मैं यहां पर अपर क्रस्ट लिख देता हूं UC, और यहां लिख देता हूं लोअर क्रस्ट LC, ठीक है। LC समझ जाना लोअर क्रस्ट, और UC समझ जाना अपर क्रस्ट, UC और LC। इसी तरह से मेंटल की हम बात करें तो मेंटल में आपका ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल कहलाएगा। तो यहां पर ये वाला भाग क्या कहलाएगा, ऊपरी मेंटल, और ये भाग क्या कहलाएगा, निचला मेंटल। पहले इसको एक ही मानकर चल रहे थे भाग के वैज्ञानिक, लेकिन मेंटल में भी ये देखा गया कि मेंटल का ऊपरी भाग और निचले भाग में घनत्व में काफी अंतर आ रहा है, और जब घनत्व में अंतर आएगा तो इसको अलग किया जाएगा, ठीक है।
और अलग किसके द्वारा किया गया, और ये अलग किया गया किसके द्वारा, रैपिटी के द्वारा। तो इसको क्या बोल देंगे, रैपिटी असंबद्धता बोल देंगे। इसने बताया कि यहाँ का जो घनत्व है ये 4.5 से लेकर 5.5 है, लेकिन इसका घनत्व 5.5 से लेकर कितना हो जाता है, 7.5 हो जाता है। 7.5 के नाम से ये जाना जाता है। उसके बाद हम बात करें ये वाले पार्ट की, जो क्रस्ट को, मेंटल को क्रस्ट से अलग करता है, तो इसको नाम, एक और नाम वैज्ञानिक के नाम पर नाम दे दिया गया, जिसको हम बोलते हैं गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग असंबद्धता कहलाएगी। और गुटेनबर्ग असंबद्धता किसको अलग करती है, निचला मेंटल को, यहां पर ध्यान रखना ये 2 भागों में फिर से विभाजित हो जाता है, 2 भागों में विभाजित हो जाता है। और ये 2 भाग कौन कौन से हो जाएंगे, इस भाग को हम बोलते हैं बाहरी क्रोड, आउटर क्रोड बोलते हैं, और इसको हम क्या बोल देते हैं, आंतरिक या अंतरतम, आंतरिक क्रोड कहलाती है। इसके बारे में सबसे पहले पता लगाया एक और भूवैज्ञानिक ने, जिसका नाम था लेहमैन। तो उसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया, लेहमैन असंबद्धता इसका नाम पड़ गया, लेहमैन असंबद्धता इसका नाम पड़ा है। ठीक है, इस तरह से इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और बात आती है किलोमीटर की, तो ध्यान रखना इसको कितना माना इन्होंने, 90 किलोमीटर तक माना है। ठीक है, यहाँ की बात आती है तो ये कितना है, 2900 किलोमीटर तक है। ये कितना है, 5150 किलोमीटर तक है, 5150, सॉरी इसको यहाँ से हटाओ, ये 750 किलोमीटर तक है। ये वाला भाग जो है, इसकी हम बात करें, लोअर मेंटल है, ये आपका 2900 किलोमीटर तक है। कितना, 2900 किलोमीटर। फिर क्रोड शुरू हो जाता है। क्रोड का जो बीच वाला भाग है ये 5150 किलोमीटर तक है, और ये का आपका कितना है, 6374 किलोमीटर तक है। इस तरह से इसको ध्यान रखना है। तो यही स्थिति आपकी बनती है, और ये असंबद्धताएं जरूर ध्यान रखें, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो ये स्थिति बनती है यहाँ पर, आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल। एक और मैं इसको सिंपल तरीके से देखिए बता दूं, यहाँ पर इसको इससे याद रखें। देखो ये तो मान लीजिए ऊपरी भूपृष्ठ वाला भाग हो गया। इसको देखिए, असंबद्धताओं को मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, क्योंकि आपको याद रखनी है लंबे समय तक। ये यहीं से प्रश्न आपका सुमेलित करने के लिए पूछा जाता है। ये ऊपरी सतह हो गई, महाद्वीप और महासागरों वाला भाग आपका यहाँ आ गया। ठीक है, उसके बाद ये वाला पार्ट आपका हो गया लगभग 90 किलोमीटर तक। ठीक है, उसके बाद ये वाला पार्ट हो गया 2900 किलोमीटर तक, और ये वाला भाग हो गया 63। पहले तो 3 चीज़ें ध्यान रखें। क्रस्ट वाला पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक, पहली चीज़ तो इसको हम कितना मानते हैं, कहीं कहीं 30 लिखा रहता है, कहीं 35 लिखा रहता है, 30 से 35 किलोमीटर तक। और ये कितना है, 90 किलोमीटर तक है। यहाँ तक कितना है, 2900 किलोमीटर तक है, और ये कितना है, 6374 किलोमीटर तक है। ठीक है, अब इनके बीच बीच में एक असंबद्धता यहाँ पर और दिखा दी गई, इसको अलग करता है। तो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, 750 किलोमीटर, और इसको भी बीच में से विभाजित कर दिया लेहमैन ने, तो ये कितना आ जाता है, 5150 किलोमीटर तक आ जाता है। ठीक है, अब तो क्लियर दिख रहा होगा। तो ये वाला भाग देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 किलोमीटर तक वाला भाग क्या कहलाता है, क्रस्ट कहलाता है। 90 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक क्या कहलाता है, मेंटल कहलाता है। और 2900 से केंद्र तक का वाला भाग क्या कहलाता है, इसको हम बोलते हैं क्रोड। क्रोड इसको बोलते हैं प्रवार, और इसको बोलते हैं भूपर्पटी। क्लियर है? ठीक है, अब ये वाला जो भाग है यहां से लेकर यहां तक,
इस भाग में घनत्व कितना था 2.7 था। यहाँ घनत्व कितना आ गया 3.1 या 3.0 तक। यहाँ घनत्व कितना आ गया 4.5 से 5.5 तक। यहाँ घनत्व कितना आ गया 5.5 से 7.5 तक आ गया। यहाँ घनत्व कितना आ गया, यहाँ घनत्व कितना आ गया 8 से लेकर 11 तक आ गया। और यहाँ पर तरफ 11 से लेकर 13 तक घनत्व आ जाता है। ये स्थिति बनती है। इसी आधार पर इसको वैज्ञानिकों ने अलग कर दिया तो इसके नाम याद रखें। जैसे इसको अलग करता है ये वाला जो भाग है, जो ऊपरी क्रस्ट, ठीक है, इनके नाम भी मैं लिख देता हूं साथ साथ में। तो ध्यान रखना ये क्या कहलाएगा, ऊपरी क्रस्ट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ऊपरी क्रस्ट कहलाएगा, अपर क्रस्ट। और ये क्या कहलाएगा, निचला क्रस्ट कहलाएगा, निचला क्रस्ट। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, इसको हम बोलते हैं ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल। और ये क्या कहलाएगा, निचला मेंटल, लोअर मेंटल, निचला मेंटल। ये क्या कहलाएगा, बाहरी क्रोड, बाहरी क्रोड। और ये क्या कहलाएगा, आंतरिक क्रोड या अंतरतम क्रोड लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको अलग कर देते हैं। तो यहां पर अलग किसके द्वारा पता लगाया गया, पी स्टार एस स्टार कोनराड महोदय के द्वारा। तो इसको हमने क्या बोल दिया, इसको कोनार्ड या कोनराड असंबद्धता, असंबद्धता, कोनराड असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी कहलाएगा। ठीक है, ये वाला भाग निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल या क्रस्ट या मेंटल को अलग करने वाली रेखा क्या कहलाएगी, इसको हमने क्या बोल दिया, मोहोरोविक, मोहोरोविक। ये मोहोरोविक असंबद्धता कहलाई। उसके बाद ऊपरी और निचले इन दोनों के बीच के जो भाग है इसको अलग करता है। इसको हमने नाम दे दिया क्या, रैपिटी असंबद्धता, रैपिटी असंबद्धता कहलाएगा। निचला मेंटल और क्रोड या मेंटल को अलग करने वाला जो भाग है इसको क्या बोलते हैं, गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग असंबद्धता कहलाएगा। और बाहरी क्रोड और आंतरतम क्रोड को अलग करने वाला भाग है, इसको हमने क्या बोल दिया, इसको बोलते हैं लेहमैन, लेहमैन असंबद्धता। ये आपको ध्यान रखनी है, डायग्राम के थ्रू आपको इसी तरह से याद रखना है जिससे आपको आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये पार्ट आपका बनता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाला। तो आंतरिक संरचना से आपको इस तरह से चीज़ों को प्रॉपर तरीके से याद रखना है। या तो सीधा ही पूछ लेंगे कि क्रस्ट को मेंटल से अलग कौन सी असंबद्धता करती है, तो मोहोरोविक है। क्रस्ट को मेंटल से अलग कौन कर रहा है, मोहोरोविक कर रहा है। यहां पर क्रस्ट को मेंटल से अलग मोहोरोविक। ठीक है, मेंटल को क्रोड से अलग कौन कर रहा है, गुटेनबर्ग कर रहा है। इसके अलावा 3 और आपको ध्यान रखनी है, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट पूछा जाए तो कोनराड है, निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल पूछा जाए तो मोहोरोविक है, और निचला मेंटल और बाहरी क्रोड पूछा जाए तो यहाँ पर ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल इन दोनों के बीच में रैपिटी आ जाती है। निचला मेंटल और बाहरी क्रोड गुटेनबर्ग, और बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच में लेहमैन का नाम आता है। इस तरह से ये आपको ध्यान रखनी है। बाकी डेंसिटी वगैरह तो बढ़ती चली जा रही है। डेंसिटी में थोड़ा बहुत आंकड़े इधर उधर हो सकते हैं, कहीं 5.7 दे देते हैं तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। एक तो ये गहराई याद रखें, ये फिक्स है आपकी क्रस्ट मेंटल क्रोड की गहराई। क्रस्ट 90 किलोमीटर तक है, कहीं कहीं 100 किलोमीटर भी लिखा रहता है। 90 से 2900 किलोमीटर तक मेंटल है, और 2900 से केंद्र तक क्या है, क्रोड वाला भाग कहलाता है। और ये जरूर आपको ध्यान रखनी है। तो धन्यवाद सभी लोगों के जुड़ने के लिए। नमस्कार, थैंक यू सभी लोगों को।